हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके अलर्ट्स। सो कल से आपके क्लास 4 के एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो जिनका कल आ चुका है वो बोल सकते हैं कि यार यही है एग्ज़ाम में लक फैक्टर। क्या कर सकते हो आप, ये आपके हाथ में चीज़ नहीं थी कि 27 को आएगा कि 28 को आएगा। 28 वालों के पास ये बेनिफिट तो रहेगा कि उनके पास कल के पेपर का आइडिया पूरा पूरा होगा। ऑफलाइन पेपर है, पेपर मैक्सिमम कैंडिडेट्स के पास पहुँच जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि 28 वाले पेपर में कुछ अलग ही दुनिया का कुछ पूछेंगे वो। तो 28 वालों के पास और फर्स्ट वालों के पास ये एज तो रहेगा। तो अब जिनका कल है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। इस बारे में आप रो नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते और उनको कोस भी नहीं सकते जिनका 28 और फर्स्ट को आया है। आप अपने एंड पे क्या कर सकते थे, तैयारी, और वो आपने की अच्छे से। अब आज के टाइम पे आप क्या पढ़ लोगे, आपकी डिमांड है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की। बट मेरी लिमिटेशन समझो कि मैं आपको अगर एक वीडियो में 4-5 क्वेश्चन करवा भी दूंगा फिर भी वो चीज़ नहीं बनेगी जो आप चाहते हो। मतलब आपकी डिमांड यही है ना कि यार जैसे हमें परसेंटेज आता है, जैसे रेशो आता है, जैसे टाइम एंड वर्क आता है, वैसे हमें ये चैप्टर भी आ जाए, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ये बहुत ट्रिकी चैप्टर है। तो उन तीनों के कंपैरिजन में बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, जहाँ तक मैंने नोटिस किया है। अब मैं डायरेक्टली भी ये नहीं पढ़ा सकता था बिना वो 3 चैप्टर पढ़ाए कि मैं सीधा यही पढ़ा देता। ये है कि अब जब आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा तो नेक्स्ट जो जूनियर असिस्टेंट वगैरह हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, उसके लिए तो पूरा अरिथमेटिक मैंने करवाना ही है। बट अभी नहीं हो पाएगा। अगर एक क्वेश्चन कल टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का तो कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। देर आर अदर कंपोनेंट्स ऑल्सो। मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिससे यार आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि मेरे को क्वेश्चन को कैसे रीड करना है और कैसे उसको आगे स्टार्ट करना है। क्योंकि इसमें है क्या, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, कोई चौथी चीज़ तो नहीं है। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी कॉमन लाइफ से जुड़ी हुई हैं। मतलब हमें आइडिया है कि अगर किसी बंदे की स्पीड ज़्यादा होगी तो वो समय कम लेगा, किसी बंदे की स्पीड कम है तो वो टाइम ज़्यादा लेगा, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है। जैसे इस क्वेश्चन से समझते हैं, 2 रेसर्स रन एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर्स पर मिनट एंड 120 मीटर्स पर मिनट। 2 रेसर हैं, उनकी स्पीड दी हुई है। पहले की है 100 मीटर 1 मिनट में, दूसरे की है 120 मीटर 1 मिनट में। तो यहाँ से पता चल गया जो दूसरा रेसर है ना उसकी स्पीड ज़्यादा है। अब जब दूसरे रेसर की स्पीड ज़्यादा है तो वो पूरी रेस जो है इस वाले से जल्दी नहीं कंप्लीट कर लेगा। डेफिनेट बात है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक उनको भागना था तो जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो इस पॉइंट पे जल्दी पहुँच जाएगा। ऐसा नहीं है कि दूसरा वाला नहीं पहुँचेगा, रेस तो कंप्लीट करनी है, दूसरा वाला भी पहुँचेगा बट उसको समय ज़्यादा लगेगा। ये अंडरस्टूड है बात, क्योंकि इनका क्या सेम है, इनका डिस्टेंस सेम है। जब आप रेस दौड़ते हो तो आपको पता होता है ना ये 100 मीटर की रेस है, ये 1 किलोमीटर की रेस है, तो 1 किलोमीटर भागना है आपको। इसका मतलब डिस्टेंस तो दोनों को सेम ही भागना है, लेकिन दोनों को टाइम सेम नहीं लगेगा। क्यों टाइम सेम नहीं लगेगा? क्योंकि दोनों की स्पीड में अंतर है। और जब आपकी स्पीड में अंतर है तो आप सेम दूरी को सेम समय में कवर कर ही नहीं सकते। ये चीज़ तो आपको पहले से मालूम है। अब इस चीज़ को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है? क्या कांस्टेंट है इस क्वेश्चन में? डिस्टेंस। डिस्टेंस सेम है, सेम बोल लो, कांस्टेंट बोल लो। और जब डिस्टेंस सेम होता है, मैं जानता हूँ जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है वो जल्दी पहुँच जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यार जो स्पीड का रेशो होगा ना, जो स्पीड का रेशो निकलेगा उसका उल्टा करेंगे तो टाइम का रेशो निकल जाएगा। तो स्पीड का रेशो निकाल लेंगे ना, स्पीड का रेशो आ जाएगा 100/120। रेशो निकालना तो इसको काट लेते हैं। छोड़ो अभी नहीं काटते हैं, ये आ गया स्पीड का रेशो। अब अगर कोई मेरे से पूछे कि इनका टाइम का रेशो क्या होगा तो मैं उल्टा कर दूंगा। तो अगर मेरे से कोई टाइम का रेशो पूछेगा कि बताओ T1 और T2 का टाइम का रेशो बताओ, तो मैं बोलूँगा पहले वाले बंदे को टाइम अब 100 नहीं लगेगा, टाइम लगेगा 120, और दूसरे वाले को लगेगा 100। जस्ट रिवर्स कर देना होता है। वो क्यों करना है वो आप जानते हो कि जिसकी स्पीड ज़्यादा उसको टाइम कम लगेगा, तो जिसकी स्पीड कम है उसको टाइम ज़्यादा लगा दो, जिसकी स्पीड ज़्यादा उसको टाइम कम कर दो, उल्टा कर दो। मतलब 1 के सामने अगर 100 लिखा तो यहाँ 1 के सामने दूसरा वाला फैक्टर लिख लो, यहाँ 2 के सामने 100 लिखो। रिवर्स करना है। और अब टाइम का रेशो ये बहुत बड़ा है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में काट लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 2 6 जा, 2 5 जा। एक चीज़ यहाँ से पता चल रही है कि जिसकी स्पीड ज़्यादा है, किसकी स्पीड ज़्यादा है? नीचे वाले की ज़्यादा है ना, सेकंड वाले की, तो वो टाइम कम ले रहा है। वो टाइम ले रहा है 5 यूनिट। और जिसकी स्पीड कम है वो टाइम कितना ले रहा है? 6 यूनिट, एक ज़्यादा। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला इफ़ द सेकंड रेसर कौन है हमारा क्वेश्चन में? ये वाला बंदा। अगर ये सेकंड रेसर की बात कर रहा है मतलब ये उस बंदे की बात कर रहा है जो तेज़ भागता है, मतलब इसकी बात हो रही है।
इफ़ द सेकंड रेसर टेक्स 10 मिनट्स लेस, अगर सेकंड रेसर 10 मिनट कम लेता है किससे, फर्स्ट वाले से 10 मिनट कम, उसको मिनट कम लेने भी चाहिए क्योंकि वो तेज़ भाग रहा है, जो तेज़ भाग रहा है वो टाइम कम लेगा। क्वेश्चन में बोला है वो 10 मिनट कम लेता है, अगर मैं अपने क्वेश्चन को देखूँ तो ये वाला बंदा 6 मिनट ले रहा है, ये वाला बंदा 5 मिनट ले रहा है, वो 6 ले रहा है, ये 5 ले रहा है, क्या ये 1 मिनट कम नहीं ले रहा? 1 मिनट कम ले रहा है मेरे मुताबिक, तो मेरे मुताबिक तो मैटर नहीं करता। क्वेश्चन में बोला है वो 10 मिनट कम ले रहा है, इट मीन्स जो मुझे 1 नज़र आ रहा है, 6 और 5 में कितना डिफरेंस है, 1 का, वो क्वेश्चन में एक्चुअल में कितने का है, 10 का। 1 की वैल्यू 10 है, इट मीन्स 6 की वैल्यू 60 होगी और 5 की वैल्यू 50 हो जाएगी। अब देख लो, ये वाला बंदा 60 मिनट ले रहा है, ये वाला बंदा 50 मिनट ले रहा है, पड़ा 10 मिनट का फ़र्क कि नहीं, वही डालना था। अब क्वेश्चन में वो जो पूछ रहा है वो बता देंगे। देन हाउ लॉन्ग इज़ द रेस, कि ये पूरी रेस कितनी थी, तो मतलब ये हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं जानता हूँ, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। मुझे पता है दोनों ही बंदों ने सेम ही डिस्टेंस भागा है, तो डिस्टेंस के लिए किसी की स्पीड उठा लो, किसी का टाइम उठा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अगर ये वाली स्पीड लोगे ना तो टाइम ये वाला ले लेना, और अगर ये वाली स्पीड लोगे तो टाइम ये वाला ले लेना। मैं ऊपर वाला टाइम प्रेफर करूँगा, क्यों? क्योंकि वो 60 मिनट है, 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, ये 50 मिनट है, 50 मिनट घंटे में कन्वर्ट नहीं होते, आवर्स में कन्वर्ट नहीं होते। आप 50 मिनट्स के पूरे आवर्स नहीं बना पाओगे, कुछ बात फ्रैक्शन में बनेगी, और फ्रैक्शन को मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ। देखो डिस्टेंस निकालने के 2 तरीके हैं, पहले वाले बंदे ने भी उतना ही डिस्टेंस चला है जितना दूसरे वाले ने। आई हैव 2 चॉइसेस कि मैं डिस्टेंस किस तरीके से निकालूँ। मैं कह रहा हूँ मैं फर्स्ट वाला प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरा टाइम जो है वो आवर्स में सीधा सीधा कन्वर्ट हो रहा है, मतलब 60 मिनट, और ये कितना हो गया आपका 100, स्पीड आ गई 100, टाइम आ गया 60 मिनट्स। ऐसे नहीं कि नीचे वाले से आंसर डिफरेंट आएगा, तो स्पीड आ गई आपकी 100, टाइम आ गया आपका 60। मैं टाइम को आवर्स में चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी स्पीड किस में है, मीटर पर मिनट। अगर मेरी स्पीड किलोमीटर पर आवर में होती ना तो यहाँ टाइम को आवर में चेंज करना पड़ता, यूनिट सेम रखने होते हैं, बट वहाँ भी मिनट्स की बात हो रही है और ये भी मिनट्स में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसका और इसका यूनिट सेम है ना तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। प्लस ये किस में आएगा, मीटर में, तो मेरा जो फाइनल डिस्टेंस आ रहा है ना वो मीटर में आएगा, ये बात ध्यान में रखनी है। तो 100 × 60 कितना होता है, 6000 मीटर। 6000 मीटर, क्या ऑप्शन में 6000 मीटर है? सारे के सारे ऑप्शन किस में, किलोमीटर में। तो मुझे देखना यार 6000 मीटर कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना, जिसको 1000 से डिवाइड कर लो, तो 3 0 3 0 कट जाएंगे, ये आ जाएगा 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। नीचे वाले से भी सेम ही आना था, 120 को जब 50 से करते तो 12 पंजे 60 हो जाना था, 60 के आगे 2 0 लग जाने थे। तो इस क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ना था कि ऊपर वाला टाइम लेते कि नीचे वाला, बट हाँ उस क्वेश्चन में फ़र्क ज़रूर पड़ेगा जहाँ स्पीड किस में दी होगी, किलोमीटर पर आवर में। जब स्पीड किलोमीटर पर आवर में होगी तो टाइम आपको आवर में लेना पड़ेगा। उस क्वेश्चन में आप क्या प्रेफर करना, ये वाला टाइम लेना। यहाँ 60 मिनट्स लिखा है, लेकिन जब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो 60 मत लिखना, यहाँ 1 कर देना। लेकिन कब, जब स्पीड किस में होगी, किलोमीटर पर आवर में। अभी स्पीड किस में थी, मीटर पर मिनट, मिनट में थी, तो ये भी मिनट में था, कोई टेंशन नहीं। व्हेन यूनिट्स आर सेम, छोड़ो उसको। तो जस्ट बात सिर्फ रेशो की ही है, बट आई डोंट थिंक कि अभी आपको ये चीज़ें पूरे तरीके से समझ आ सकती हैं, तो इस चीज़ को छोड़ो और मेरी बाकी चीज़ें समझो जो आगे बताने वाला हूँ। कि आप एक बात समझो कि यार एग्ज़ाम वो बंदा नहीं क्वालिफाई करता जिसने ज़्यादा पढ़ा हो, एग्ज़ाम वो बंदा क्वालिफाई करता है जो एग्ज़ाम में बैठ के वहाँ परफॉर्म अच्छे से कर ले। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, जिनको मेरे से ज़्यादा आता होगा, मैथ जीएस सब कुछ, बट वो एग्ज़ाम में जाके मेरे से बेटर परफॉर्म नहीं कर सकते। ये कॉन्फिडेंस मेरे में कैसे आया है, क्योंकि मैं इतने एग्ज़ाम दे चुका हूँ कि आई नो कि मैं वहाँ पे बाकियों से तो अच्छा परफॉर्म करूँगा डेफिनेटली। इवन मेरे ही कैलिबर का एक और कैंडिडेट बिठा दो जिसको बराबर नॉलेज है उतनी ही जितनी मुझे, मैं स्टिल उसको एग्ज़ाम में बीट कर दूँगा, क्योंकि मुझे वहाँ पता है प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं। खैर आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको फील ही नहीं होगा, बिकॉज प्रेशर कब फील होता है, जब टाइम कम होता है एग्ज़ाम में। आपको घड़ी दिख रही होती है, टाइमर दिख रहा होता है कि यार अभी 20 मिनट रह गए और मेरा आधा पेपर रहता है। आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम है, वो भी टेंशन खत्म कि आपका स्क्रीन पे टाइमर चल रहा होगा। हाँ OMR शीट पे थोड़ा पंगा रहता है कि यार उसको सर्कल्स को भरना पड़ता है, तो मेक श्योर करो कि आप फर्स्ट गो में सर्कल्स फिल मत करना, पेंसिल से जस्ट डॉट लगा लेना, या पेंसिल से ही डॉट लगाना, फर्स्ट गो में पेन से मत लगा देना। होता क्या है
कि जब आप पेपर को रिवाइज़ करते हो ना, तो आपको फिर सेकंड टाइम पे लगता है यार इसका आंसर चाइना नहीं था, इसका आंसर श्रीलंका था, या हो सकता है आगे पीछे से आप पूछ लो, बच्चे ऐसा करते ही हैं। तो फर्स्ट गो में क्या होता है, कई बारी चीज़ें हमें याद नहीं आती, हम जल्दबाजी में चाइना लगा दिया, सपोज़ कुछ ऑप्शन थे, आपने चाइना लगा दिया, आपको कुछ 15 मिनट बाद स्ट्राइक हुआ कि यार नहीं, ये जो करेंसी पूछी चाइना की नहीं है, ये श्रीलंका की है। अचानक से कई बार बाद में स्ट्राइक होता है। फिर जब चाइना को फिल कर दिया होगा तो उसी में अगर श्रीलंका को फिल करोगे ना, तो यार को 0 मार्क्स मिलेंगे। वो नहीं देखेगा कि आपका कौन सा सही है। फिर तो मेक श्योर कि पहले सिर्फ पेंसिल से एक निशान लगा दो, जिससे आपको आइडिया रहे कि हाँ ये है। बाद में पेपर में कुछ 15-20 मिनट रख लेना, जिसमें पूरे सर्कल आराम से फिल करते रहना। बिकॉज ये गलती मेरे से हुई है एक बार, मैंने डेट ऑफ बर्थ अपनी गलत भर दी थी, तो मुझे लगा था शायद एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई कर देंगे, तो उन्होंने तो दया कर दी, बट एग्ज़ामिनर का कोई भरोसा नहीं होता, वो मौका ढूंढते हैं आपको डिस्क्वालीफाई करने का या आपके मार्क्स काटने का। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इसलिए नहीं कंडक्ट होते कि आपको सेलेक्ट करना है, वो इसलिए होते हैं कि आपको रिजेक्ट करना है। सेलेक्ट वही होते हैं जो ज़्यादा दमदार कैंडिडेट्स होते हैं। सो आपने जितना पढ़ना था वो पढ़ चुके हो, इम्प्लीमेंटेशन ही सारी की है कि आप कितने अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को वहाँ अप्लाई कर पाओगे। बहुत सारी चीज़ों में आपको ये सारे मेथड भूल जाएंगे। कल आपने करना क्वेश्चन एक्स वाई से ही है, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि जब फर्स्ट कोई एग्ज़ाम देता है ना बंदा, तो उसको ये सारी ट्रिक्स अप्रोचेस भूल जाती पेपर में जाके। जब वो, क्योंकि पेपर में ये वाले क्वेश्चन थोड़ी देखेंगे यार, क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग होगी, लेकिन क्वेश्चन को करने के तरीके यही होंगे, बट वो आपको इतनी जल्दी स्ट्राइक नहीं करेंगे, तो फिर आप वैसे ही लेट करोगे, एक्स मान लोगे। मैं कह रहा हूँ इक्वेशन मान के कर लेना, कैसे भी कर लेना, लेकिन इतना टाइम है पेपर में कि आप क्वेश्चन बना सकते हो। और स्पीड टाइम डिस्टेंस से यार ट्रेन का क्वेश्चन आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को इतने समय में क्रॉस करती है और एक खंबे को इतने समय में क्रॉस करती है, तो बताओ ट्रेन की लेंथ क्या है, ट्रेन की स्पीड क्या है। तो इसमें तो सिंपल फॉर्मूला लगना होता है, टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। प्लेटफॉर्म दिया होगा तो उसकी लेंथ दी होगी, वो ट्रेन की लेंथ में ऐड कर देनी होती है। बस यूनिट्स का ध्यान रखना होता है कि अगर प्लेटफॉर्म की लेंथ मीटर्स में है तो ट्रेन की स्पीड मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में नहीं चलेगी। और अगर ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, कैसे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मैं आपको एक रात में नहीं सिखा सकता हूँ, इसीलिए मैंने परसेंटेज इस पे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे नहीं बनाई वीडियो। एक वीडियो से कोई हेल्प नहीं होती, सीधी बात है। इवन मैं 4-5 क्वेश्चन भी पकड़ लेता, सो ये सिर्फ मन को तसल्ली देने वाली बात है। इससे कॉन्सेप्ट नहीं बनते, एक रात में तो कॉन्सेप्ट नहीं बनते, एटलीस्ट इसको 10 दिन देने पड़ेंगे। आपने परसेंटेज चैप्टर या रेशियो चैप्टर कैसे सीखा, दिए 10-10 दिन की, एक दिन में सारा रेशियो आ गया था। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी इतने दिन खाएगा। सो छोड़ो, कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, इतनी टेंशन मत लो। और चैप्टर्स हैं, प्रोबेबिलिटी इतना इजी चैप्टर है, मेंसुरेशन, सरफेस एरिया वॉल्यूम जो चैप्टर है आपका, उसमें फॉर्मूला आता हो तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका। जीएस में मेक श्योर कि आप तुक्का ना मारो फर्स्ट गो में एटलीस्ट। पेपर को हमेशा 2-3 राउंड्स में अटैम्प्ट करना होता है। जैसे 100 क्वेश्चन होंगे सपोज, तो मान लो आपने एक बार पूरा अटैम्प्ट किया और आपके 100 में से निकले 40, कोई टेंशन नहीं, वापस आओ, अब जो रह गए हैं उन पे फोकस करो। फर्स्ट गो में सिर्फ वही क्वेश्चन करना है जो आपको देख के पता चल रहा है हाँ मेरे को आता है, ख़त्म। फर्स्ट गो में टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन को हाथ ही नहीं डालना, क्योंकि अगर आपने उसको हाथ डाल लिया और आपके 10 मिनट बर्बाद हो गए और आपका आंसर नहीं आया, आपका मोरल डाउन हो जाएगा और आप बोलोगे यार अब अगला क्वेश्चन पता नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, अब अगले क्वेश्चन को हाथ डालने से डरोगे। ऐसी गलतियाँ हम कर चुके हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अवॉइड करना। क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाता है ये मेरे से निकलना है कि नहीं, होता है ऐसा आइडिया कि नहीं। कई बार लगता है कि ये मेरे को आ जाएगा, हाँ लेकिन इसको टाइम लगेगा, तो उसको करना है सेकंड गो में, फर्स्ट गो में नहीं। फर्स्ट गो में बोल रहा हूँ 100 में से 40 भी हो जाएंगे, बहुत अच्छे। फिर आओ वापस दोबारा, क्योंकि 40 क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो तो आपने 40 मिनट भी नहीं लगाने करने में, जो चीज़ आती है वो तो सीधा सीधा निकलेगा ईजिली। सेकंड गो में वापस आए, मान लो 20 क्वेश्चन और निकल के, अब आपने 60 बना लिए। सेकंड गो में आप वो क्वेश्चन को हाथ डालोगे जो आपको फर्स्ट गो में लग रहे थे हाँ मैं ये बना लूँगा, हाँ थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, मैं इक्वेशन से कर लूँगा, मैं ट्रिक से कर लूँगा, मैं ऑप्शन से कर लूँगा, लेकिन मैं कर लूँगा। 60 क्वेश्चन हो गए, अब आपको धीरे धीरे लगने लगा है कि यार एग्ज़ाम का कट ऑफ इसका 70 के आसपास रहेगा। अब आपकी चाहत है कि मैं 10 क्वेश्चन किसी तरीके से बना लूँ। अब थोड़ा सा तुक्का मारने वाले फैक्टर पे आना है, क्योंकि आपने वो क्वेश्चन कर लिए जो आपसे हो सकते थे। अब वो क्वेश्चन बचे हैं जिनमें आपको डाउट है, जिनमें आप 2 ऑप्शन में फंसे हो, या जिनमें आपको टोटली आइडिया नहीं है। अब जिनमें टोटली आइडिया नहीं है उनको बाहर करो। कुछ तो 5-7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें लग रहा होगा यार यहाँ तो केरला या तो तमिलनाडु, तो वहाँ 50-50 चांस लेना है, इतना रिस्क तो लेना है। बिल्कुल ये नहीं करना कि मैं रिस्क ले ही नहीं रहा, 60 क्वेश्चन करके आ रहा हूँ, तो 60 क्वेश्चन करके आ जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, वो फिर भगवान भरोसे बैठना पड़ेगा
कि यार अगली शिफ्ट हार्ड आ जाए, वहाँ भी बच्चों का मेरिट कम जाए, तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो शायद वाली बात नहीं रखनी ना बीच में। थोड़ा सा रिस्क लो। ये मत सोचो कि यार मेरी किस्मत ख़राब है, मैं रिस्क जब भी लेता हूँ ख़राब हो जाती है बात। एग्ज़ाम में अगर 4 क्वेश्चन में तुक्का मारा है ना, तो एक ना एक तो ठीक हो ही जाता है। इतनी किस्मत ख़राब नहीं होती कि 4 में अपने तुक्के मारे, चारों गलत। नेगेटिव मार्किंग होगी बट स्टिल चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। और कई बार किस्मत अच्छी भी होती है, आपके 2 क्वेश्चन भी ठीक हो जाएंगे। फिर मान लो आपको इंग्लिश में ऐसा कुछ पूछ लिया कि बताओ स्कैरसिटी का सिनोनिम। सिनोनिम होता है जिसका सेम ही मीनिंग हो जो स्कैरसिटी का होता है। सपोज़ आपको पता ही नहीं स्कैरसिटी क्या होती है, ठीक है, आपको कोई आइडिया नहीं क्या होती है स्कैरसिटी, इसका सिनोनिम कहाँ से बताऊँ, लेकिन इसके ऑप्शन तो होंगे। मान लो पहला ऑप्शन है इसका लैक, दूसरा ऑप्शन है इसका शॉर्टेज, तीसरा ऑप्शन है इसका अंडर सप्लाई, और चौथा ऑप्शन है इसका अबंडेंस। ठीक है, आपको स्कैरसिटी के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी कि ये क्या बला है, स्कैरसिटी नहीं पता, लेकिन एक चीज़ समझ आ गई क्वेश्चन पढ़ के कि यार वो कुछ ऐसा शब्द चाहता है मेरे से जो स्कैरसिटी का एंटोनिम हो। ठीक है, सिनोनिम छोड़ो, एंटोनिम पूछा हुआ है, स्कैरसिटी का एंटोनिम। एंटोनिम होता है अपोजिट, जिसका बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट मीनिंग हो। जो इसका मीनिंग है उसका बिल्कुल ही विपरीत, विलोम शब्द बोलते हैं जिसको। आपको नहीं पता है स्कैरसिटी क्या है, मैं वो बता रहा हूँ कि इंग्लिश में कैसे अप्रोच करना चीज़ों को। लेकिन आपको ऑप्शन जो दिए हैं ना, वो वर्ड आपको थोड़े थोड़े नॉलेज में है। जैसे लैक का क्या मतलब होता है, लैक, लैक होती है कमी। हम बोलते हैं ना यार मेरे पास लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से मैं MBA नहीं कर पाया, मेरे पास पैसा होता तो मैं MBA कर लेता। लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक मीन्स कमी। शॉर्टेज हमारी कॉलेज में निकलती है, क्यों निकलती है, क्योंकि हमारी अटेंडेंस पूरी नहीं होती। 75% बोली होती है, हमारी होती है कुछ 30-35%, मतलब कम है। तो मतलब शॉर्टेज भी क्या है, कमी। लैक भी कमी, शॉर्टेज भी कमी। अंडर सप्लाई, अंडर का मतलब होता है कोई चीज़ कम है। जैसे किसी बंदे का वजन कम है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ओवरवेट बोलते हैं कि अंडरवेट बोलते हैं, अंडरवेट बोलते हैं ना। तो अंडर सप्लाई मतलब किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन कम है, अंडर। ओवर का मतलब होता है ज़्यादा, अंडर का मतलब होता है कम। तो मतलब ये भी थोड़ी थोड़ी सेंस दे रहा है कम वाली, ये भी कम, ये भी कम, ये भी कम। इसका मतलब ये 3 ऑप्शन एक जैसे हैं। इसका आंसर पक्का चौथा ऑप्शन होगा। मुझे नहीं पता अबंडेंस क्या होता है, गोली मारो। ये होती है ट्रिक इंग्लिश में तुक्का मारने की। मेरे को बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मैं पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म करता हूँ इंग्लिश में। किस वजह से, इस वजह से क्योंकि मुझे ऑप्शन से खेलना आता है। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी। हमने बहुत बार पढ़ा होगा, देयर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन डेजर्ट्स, कि डेजर्ट में पानी की कमी होती है। और अबंडेंस होती है किसी चीज़ की बहार, बहुत ज़्यादा। स्वीट शॉप में जाओगे तो देयर इज़ अबंडेंस ऑफ स्वीट्स, अबंडेंस मीन्स बहुत ज़्यादा। मैंने बोला ना मुझे स्कैरसिटी का मीनिंग पता था, ना मुझे अबंडेंस का मीनिंग पता था, लेकिन मुझे बाकी 3 ऑप्शन के बारे में आइडिया था। बाकी 3 के 3 ऑप्शन एक जैसी सेंस दे रहे थे। और इस क्वेश्चन का आंसर तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हो सकता था। और अगर 3 ऑप्शन एक ही जैसे हैं, इसका मतलब चौथा ऑप्शन उनसे डिफरेंट होगा। चौथा ऑप्शन टिक कर दो अगर आपको 3 ऑप्शन की नॉलेज है। और अगर चारों की है तो फिर तो टेंशन खत्म। क्योंकि लैक वर्ड इतना कॉमन है यार। लैक होती है कमी, शॉर्टेज मैंने बता दिया कमी, अंडर सप्लाई भी होगी कमी। तो जब 3 चीज़ें कमी ही हैं तो वो 3 चीज़ें थोड़ी इसका आंसर हो सकती हैं। इसका आंसर तो सिर्फ एक ऑप्शन होगा, तो वो होगा डेफिनेटली चौथा ऑप्शन। तो दिस इज़ हाउ यू नीड टू अप्रोच थिंग्स इन एग्ज़ाम। मैथ में तो यार बहुत सिखा चुका हूँ आपको, अब आप गलती करो तो ये आपके ऊपर है। मैं आपको इंग्लिश भी पढ़ाना चाहता हूँ, मैं आपको साइंस भी पढ़ाना चाहता हूँ, बट ये सब चीज़ें लेंगी टाइम। अभी आपका MTS का एग्ज़ाम है, वो है जुलाई में। SSC लेती है MTS का एग्ज़ाम, अभी उसकी फॉर्म फिलिंग चल रही है। तो जो भी बंदे क्लास 4 की तैयारी कर रहे थे ना, MTS का फॉर्म लगाओ मेरे कहने पे। MTS की एज लिमिट है 27, तो वो ध्यान रखना, जो 27 को एक्सीड कर चुके हैं वो नहीं लगाना, बट हाँ जो 27 से नीचे हैं वो डेफिनेटली लगाओ। 21 मार्च को लास्ट डेट है, लास्ट डेट का वेट नहीं करना। जैसे अपना पेपर देके फ्री हो जाते हो, 1-2 दिन रेस्ट करो, फिर फॉर्म लगाओ मार्च की स्टार्टिंग में, और मार्च से पढ़ना शुरू करो। मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने डट के तैयारी करते हैं। जुलाई महीने में MTS का पेपर है, कैसे नहीं निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा। और अगर आपने जूनियर असिस्टेंट का भी भरा है क्लास 4 वालों ने, तो लेकिन वैसा पॉसिबल नहीं होगा। क्लास 4 वाले वही बच्चे होंगे जो 12th से नीचे हैं या 10th वाले हैं। तो MTS के लिए 10th ही चाहिए, MTS में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको।
बाकी जूनियर असिस्टेंट वालों को तो पढ़ाना ही है मैंने, बट मैंने आपको पूरा मैथ पढ़ाना है। मेरे को जितनी चीज़ें आती हैं मैंने आपको सारी पढ़ानी है। मेरे पास जितना कंटेंट है मैंने आपको वो सारा देना है। कल के एग्ज़ाम के लिए आपको अब कुछ नहीं पढ़ना है। ये वीडियो में मैं कुछ नहीं पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि यार एग्ज़ाम कोई टफ तो आना नहीं है। क्लास 4 का एग्ज़ाम है, कोई CGL का एग्ज़ाम नहीं है, कोई UPSC का एग्ज़ाम नहीं है। कैसी चीज़ें पूछ लेगा यार, दिमाग ख़राब हो जाएगा। नहीं ना, नॉर्मल चीज़ें आनी है। लेकिन नॉर्मल चीज़ें आती तो है नॉर्मल, थोड़ा सा ना वो क्वेश्चन को घुमा देते हैं। इतना करना पड़ता है उनको, क्योंकि आज के टाइम पे यूट्यूब से हर बच्चा पढ़ रहा है। पहले क्या था, यूट्यूब नहीं था या यूट्यूब पे टीचर्स नहीं पढ़ाते थे, तो बच्चा किस पे डिपेंडेंट था, ऑफलाइन कोचिंग पे या बुक्स पे। ऑफलाइन कोचिंग हर एक को अवेलेबल नहीं है, बुक्स भी हर बंदे के पास अच्छी बुक्स नहीं है। जैसे मैंने आपको किरण रिकमेंड की थी, बाकी तो वही बुक्स में फंसे हैं, विशाल अरिहंत वगैरह में, जिसमें 3500 क्वेश्चन है सारे, तो प्रैक्टिस कहाँ से होगी। तो हर बंदे के पास अच्छी बुक्स भी अवेलेबल नहीं है, हर बंदे के पास अच्छे मेंटोर्स भी अवेलेबल नहीं है। तो तब कंपटीशन कम था, तब एग्ज़ाम में इतने ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आते थे। अगर आप 2013-14 के क्वेश्चन उठा के देखो तो इतना लेवल नहीं है, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। बेशक इस एग्ज़ाम का नाम क्लास 4 एग्ज़ाम है, बट आप देखोगे कि 10th का बच्चा नहीं कर पाएगा। अगर डायरेक्टली आपको 10th का, अगर आपका कोई भाई बहन है उसको उठा के बोलोगे ना ये पेपर दे, तो वो बहुत अच्छे से नहीं दे पाएगा। तो ये मत सोचना कि बिल्कुल ही 10th लेवल का होगा, थोड़ी सी चीज़ें होंगी अच्छी लेवल की, बट थोड़ी सी, इतनी आप कर पाओगे। घर से कोई बैगेज कैरी करके नहीं जाना है कि मैं एग्ज़ाम में तो 80 क्वेश्चन करके ही आऊँगा, 80 से नीचे तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। ऐसी सोच बिल्कुल नहीं लेके जाना है। धीरे धीरे एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करना है, जितने हो जाएंगे बहुत बढ़िया। ये भी नहीं करना है कि यार मेरे से तो 50 ही हुए हैं, अब मैं 25 तुक्के मार देता हूँ। 25 तुक्के मारोगे तो क्या आपके कोई 10 तुक्के ठीक हो जाएंगे? उसमें से नहीं होते। तुक्के भी कौन से मारने, कैलकुलेटेड वाले, कि यार ये चीज़ ना साउथ इंडिया में है। साउथ इंडिया में है तो आप साउथ इंडिया वाले ऑप्शन को तरफ सोचोगे। जैसे केरला और तमिलनाडु हमारी साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, तो वहाँ आप पंजाब और राजस्थान भी ऑप्शन में होंगे, तो डेफिनेटली आप पंजाब और राजस्थान नहीं लगाओगे, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा नाम पढ़ के आइडिया हो रहा है कि यार ये मंदिर ना साउथ इंडिया में हो सकता है, ये मंदिर पंजाब राजस्थान में नहीं हो सकता। अब साउथ इंडिया वाले 2 ऑप्शन है, केरला तमिलनाडु, अब तुक्का मारना है। तो वो टोटली आपके ऊपर है 50-50, कि केरला भी आंसर हो सकता है, तमिलनाडु भी हो सकता है। इसको बोलते हैं कैलकुलेटेड गैस। ये थोड़ी मतलब है कि जय माता दी सी, कोई पता नहीं सी राजस्थान है कि पंजाब है, ऐसे नहीं तुक्के लगते। तुक्का वो नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है, नाम भी नहीं सुना हुआ, तो फिर आप बोल रहे हो कि मैं मैं लगाने लगा इसका आंसर म्यांमार। ऐसे नहीं चलेगा। वो क्वेश्चन तो आपको छोड़ने पड़ेंगे जिनका टोटली नॉलेज नहीं है। बाकी अगर जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन बनेगा तो एक IPL पे बन जाएगा यार। तो IPL पे क्या क्वेश्चन बनता है जी, कि कौन सा पहला बंदा जो जम्मू कश्मीर से IPL में गया था? परवेज़ रसूल, है ना। किस टीम के लिए खेला था? पुणे वॉरियर्स। पुणे वॉरियर्स एक टीम थी जो अभी नहीं है, अभी उसको कर दिया बाहर, बट वो खेला पुणे वॉरियर्स से था। पहला बंदा परवेज़ रसूल। फिर पूछेंगे सेकंड, तो सेकंड कौन सा था? सेकंड था रसिक सलाम। और रसिक सलाम खेला था मुंबई इंडियंस के लिए, 1-2 मैच खेला था, और उसके बाद उसके ऊपर एज फजिंग का केस हो गया था कि उसने नकली डॉक्यूमेंट्स बना के खुद को छोटा दिखाया था, वो इतना छोटा था नहीं। खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ता हमें कि उस पर कौन सा केस चल रहा है, बट द सेकंड प्लेयर टू रिप्रेजेंट J&K इन IPL वॉज रसिक सलाम। फिर तीसरा बंदा जिसने सभी का दिल जीता, दैट वॉज अब्दुल समद। और अब्दुल समद किसके लिए खेला? सनराइज़र्स हैदराबाद के लिए। ठीक है, तीसरा बंदा फ्रॉम J&K। और चौथा अभी आप जानते हो, वो अभी सिलेक्ट हुआ है मुंबई इंडियंस के लिए, चाड़क साहब। वो तो करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाएगा, और मुझे नहीं लगता JKSSB ये वाला क्वेश्चन डाल पाएगी, क्योंकि 18 तारीख को तो ऑक्शन हुए हैं। तो आपका अगर 27 को एग्ज़ाम है, तो ये नहीं है कि आपका एग्ज़ाम 9 दिन पहले डाला होता है, एग्ज़ाम आपका पहले डाल दिया। तो ये चौथे वाला तो नहीं बनेगा, बट 3 क्रिकेटर आपको पता होने चाहिए। परवेज़ रसूल, पुणे वॉरियर्स, सबसे पहले किसके लिए खेला, बाद में वो और भी टीम्स के लिए खेला, बट फर्स्ट टीम जो उसने रिप्रेजेंट की थी दैट वॉज पुणे वॉरियर्स। सेकंड आगे रसिक सलाम, मुंबई इंडियंस के लिए बॉलर थे। और थर्ड अब्दुल समद, सनराइज़र्स हैदराबाद। क्रिकेट का क्वेश्चन बता दिया मैंने, अगर फंसेगा तो ये फंसेगा। बाकी जो GK है और GS है, इट इज़ सो वास्ट, सब चीज़ें तो मैं बता ही नहीं सकता हूँ क्या क्या आएगा। बाकी मैथ में बेफिक्र रहना, रीजनिंग में देख लेना, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कई बारी कि मेडिसिन जो है इट इज़ रिलेटेड टू डिजीज़, ऐसे बोला होगा कि मेडिसिन इज़ रिलेटेड टू डिजीज़, तो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस जो है उसमें भी यही रिलेशन है जो ऐसा दिख रहा है। तो फिर आपको क्या देखना होता है कि यार मेडिसिन खाऊंगा तो डिजीज़ मेरी ठीक हो जाएगी, इसका मतलब मेडिसिन का काम है इस चीज़
को ठीक करना, ये इस चीज़ का इलाज है, इसका इलाज ये है फर्स्ट वाला। तो फिर कुछ ऑप्शन होंगे कि फूड हंगर, फूड थर्स्ट, फूड न्यूट्रिशन। तो आपको देखना यार, मैं खाना खाऊंगा तो मेरी क्या ठीक होगी, मेरी भूख ठीक होगी, है ना। भूख का इलाज है ना खाना, थर्स्ट का तो नहीं है। थर्स्ट होती है प्यास, प्यास का इलाज खाना नहीं है, उसका इलाज है पानी। तो कुछ ऑप्शन देख लेना जो पूरी की पूरी ऐसी ही रिलेशनशिप फॉलो कर रहे हो। ये रीजनिंग में आते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें आप घर से पढ़ के नहीं जा सकते, ये ऑन स्पॉट बनानी पड़ती हैं। और प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए एग्ज़ाम में। प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ द फोरमोस्ट थिंग जो एग्ज़ाम में चाहिए। मतलब पूरा दिमाग खोल के बैठना है। कई बार क्या लगता है, अच्छा सी दिख रहा है मुझे सीधा सीधा आंसर, बट सी होगा नहीं। वो सीधा सीधा जो दिख रहा होता है वो आपको फंसाने के लिए होता है। मान लो आपकी एक्स की वैल्यू निकल गई जो सी ऑप्शन में थी, तो बहुत जल्दी टिक नहीं करना, पढ़ोगे पहले आप कि उसने पूछा क्या है। हो सकता है उसने पूछा हो उसके 3 साल बाद वाली एज बताओ। तो जो आपकी एक्स की वैल्यू है सपोज 12, तो 12 एक ऑप्शन होगा, 12 मत लगा देना, ध्यान से पढ़ना कि क्या प्रेजेंट एज पूछिए कि 3 साल बाद वाली। तो 12 में फिर 3 ऐड कर लेना, 15 आंसर लगाना। जल्दबाजी में गलतियाँ हो जाती पेपर में। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। बाकी एग्ज़ाम देने आप टाइम से तो जाओगे, बिकॉज अगर टाइम से जाओगे थोड़ा वहाँ जाके रिलैक्स रहता है इंसान। ये नहीं कि 5 मिनट पहले पहुँचे फिर दिमाग ख़राब हो जाता है। वहाँ जाके थोड़ा टाइम लेना आराम से। बाकी 2 आवर्स आर सफिशेंट, बहुत टाइम है एग्ज़ाम में आपके पास, आप इजीली क्रैक कर सकते हो इजीली। बस कॉन्फिडेंस थोड़ा रखना है अपने पास। इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं रखना कि उड़ा दूंगा मैं एग्ज़ाम, 90 कर दूंगा, 100 कर दूंगा, इतने नहीं करने हैं आपको। हो जाएंगे इतने तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आप जीके अच्छी आ गई, आपको सब कुछ आता है जीके में, तो फिर तो बन जाएगी ये बात। बट अगर इंग्लिश में कुछ ऐसी वो कैब पूछ लिया कि वो वर्ड का टोटली आइडिया नहीं है, तो रिस्क मत लेना। इस टाइप का कुछ होगा जहाँ आइडिया है थोड़ा थोड़ा, वहाँ रिस्क लेना। बट जहाँ रिस्क ले सकते हो ज़रूर लेना। बहुत सेफ खेल के भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते। सो बेस्ट ऑफ लक सभी को जिनका कल एग्ज़ाम है। परसों वालों को तो हम कल वाले का पूरा आइडिया दे देंगे, चिंता नहीं करो। बाकी जो कल वाले हैं उनके लिए हम बहुत कुछ तो नहीं कर पाए, जितना किया है इतने से अगर आपकी हेल्प हो जाए तो हम सोचेंगे कि यार हमने जिस लिए आए थे इस प्लेटफॉर्म पे सफल हो गए। सो कल मिलते हैं अब एग्ज़ाम के बाद। क्वेश्चन पेपर तो होगा सभी के पास, तो मैं मैथ का तो पूरा सॉल्व करवा दूंगा और मैं बताऊंगा कि देखना वो 20 क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व हो सकते थे। बेसिक मेथड से भी बताऊंगा, ट्रिक से भी बताऊंगा कैसे, क्योंकि मुझे पता है कुछ मुश्किल नहीं पूछने वाले वो, और कुछ चीज़ें घुमा फिरा के ज़रूर पूछेंगे। बट उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो बिल्कुल। आज अभी कुछ नहीं पढ़ना आपको, कि जो भी टाइम हो रहा है आपकी वहाँ पे जिस टाइम पे ये वीडियो देख रहे हो, बिल्कुल किताबें साइड पे रख दो, कुछ मत पढ़ो नया। और सुबह भी जल्दी उठ के कुछ रट्टा नहीं मारना है, जो पढ़ना था वो सब रिटेन है। अब नया जो पढ़ोगे वो स्लिप हो जाएगा। अब एंग्जाइटी एग्ज़ाम से पहले थोड़ी थोड़ी मारती है इंसान को, बट छोड़ो उसको। शेयर लोगो आप, एग्ज़ाम आप क्रैक कर लोगे, और नहीं होगा बाद की बात है, कोई टेंशन नहीं लेने वाली बात नहीं है। अगर आपका ये फर्स्ट एग्ज़ाम है, आपकी ये शुरुआत है, तो फिर किस बात की टेंशन है। टेंशन उस बंदे को होगी जिसका ये लास्ट एग्ज़ाम होगा, जिसने हार के ये एग्ज़ाम भरा था कि यार देखते हैं कुछ तो करना है, उसको टेंशन है। अगर आप फ्रेशर हो तो बेफिक्र रहो। मैं बोल रहा हूँ आपको एमटीएस की तैयारी करवाऊँगा, सीएचएसएल की करवाऊँगा, सीजीएल की करवाऊँगा। तो जितने एग्ज़ाम्स हैं अपकमिंग, ऐसा थोड़ी कि जेकेएसएस भी एग्ज़ाम लेती है, देयर आर मोर अथॉरिटीज़ जो एग्ज़ाम लेती हैं, आईबीपीएस लेता है। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं मानता हूँ वैकेंसीज़ कम होती हैं, बट दैट डजंट मीन कि हम फॉर्म ही नहीं भरेंगे। कंपाइलर की एक पोस्ट के लिए तो लोगों ने फॉर्म भरा है। लोगों में बहुत पॉजिटिविटी है, उनको लगता है जो एक पोस्ट है ये मेरे लिए निकली है, और यही कॉन्फिडेंस चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि 8,500 वैकेंसी होगी तो फॉर्म भरेंगे। अगर वो 10 वैकेंसी भी निकालता है तो आपको 10 में से एक ही चाहिए, और उस एक के लिए पढ़ो, वो मिल जाएगी। बस पूरा पढ़ना है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा कि आप ये भी वीडियो देख के टाइम वेस्ट करो अपना। इसमें जो मेरे को लगता था कि अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना मैंने किया। कल मिलते हैं। एग्ज़ाम आपका अच्छा जाए, ये मेरी भगवान से दुआ है। टिल देन इट्स गुड बाय।